इससे हमको ध्यान में आ रहा है स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति हमारे उपायुक्त, पाकुड़ उपायुक्त अभी जो वर्तमान में है, काफ़ी अच्छी पहल वो कर रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा इसका, क्योंकि जिस स्तर से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनका सोच ही है कि पाकुड़ जिला को बहुत आगे तक लेके जाना। सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो काम थोड़ा सा और विस्तार ढंग से करने की आवश्यकता है, मतलब ग्रास रूट से करने की आवश्यकता है। कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। सरकार ने क्या किया, कुपोषण को मिटाने के लिए स्कूल में हर सप्ताह एक एक गोली, कुपोषण की गोली जो होता है, एनीमिया की गोली, उसको खिलाने का, बच्चों को खिलाने के लिए दिया जाने लगा। अब वो कितना इम्प्लीमेंट स्कूलों में हो रहा, ये देखने का जरूरत है। और जो समस्याएं हैं, समस्याएं निश्चित तौर पर आप जैसे जनप्रतिनिधियों के जरूरत है ऐसे समस्याओं को निराकरण कराने में सरकार का सहयोग करने के लिए और प्रशासन का सहयोग करने के लिए। जैसे कि निर्मल जी आपने बताया कि सब कुछ रहते हुए भी लोग यहाँ आज गरीब हैं, सही बात है। और सब कुछ रहते हुए भी लोग आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं, काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज को? निर्मल जी ने सही बताया। और अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं, और पलायन जहाँ तक सिर्फ आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी समाज में भी देखा जाए तो गैर आदिवासी भी हमारे यहाँ से पलायन करते हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो अपने यहाँ उस तरह का कोई रोजगार नहीं है। दूसरा है कि खेती की समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे अधिकांश आदिवासी खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन खेती की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से साल में सिर्फ एक खेती, दो खेती ही कर पाते हैं। एक तो धान उगाते हैं, दूसरा है कि मक्का वगैरह उगा लेते हैं, या खूब होता है तो तिलहन का खेती कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावे साल भर यहाँ कैसे खेती हो, हम कैसे यहाँ सब्जियाँ उगाएं, नई नई चीज़ों को हम उगाएं, स्ट्रॉबेरी हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ ड्रैगन फ्रूट हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर नारियल की खेती कैसे हो सकती है, यहाँ ईख की खेती कैसे हो सकती है, मतलब सभी प्रकार की खेती यहाँ किस प्रकार से हो सकती है, इसकी यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। दूसरा क्या है कि ये भौगोलिक बनावट भी कहीं ना कहीं खेती के लिए एक बाधक है। अपने इस क्षेत्र में आप देखे भी होंगे, आप जानते भी हैं कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ 1000 फीट तक बोरिंग करने के बाद भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वैसे स्थानों पर खेती करना, या तो वो आप बोरवेल से खेती करना चाहें या फिर आप डैम के माध्यम से खेती करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक पानी का स्टोरेज हो पाएगा और यहाँ पर खेती संभव है। तो क्योंकि पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ खेती नहीं हो पाता है। दूसरा है कि हमारे यहाँ उद्योगे नहीं है। जो भी कुछ उद्योगे हैं तो इसमें पत्थर उद्योग को मुख्य रूप से यहाँ देखा जा सकता है कि पत्थर उद्योग में लोग काम करते हैं, और कुछ कोयला खदान वगैरह भी अपने यहाँ है। लेकिन कोयला क्षेत्रों में जैसे धनबाद वगैरह, झरिया वगैरह के क्षेत्र में देखिएगा तो वहाँ के लोग अधिकांश उस कोयला कारखाना में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अपने यहाँ के लोग कोयला खदान में उन लोग को काम भी नहीं मिल पाता है। अभी अपने पाकुड़ जिले में 2 कोयला खदान संचालित है जो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। लेकिन उस कोयला खदान के अंदर आप देखेंगे तो आपको सर्वे में नज़र आएगा कि अधिकांश बाहर के लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, और जो कुछ काम मिला है तो स्थानीय स्तर पर तो वो यहाँ पर या तो वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या तो फिर ड्राइवर खलासी का नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अगर उद्योग खुल जाता, उद्योग खुलने से यहाँ लोगों का पलायन नहीं हो पाता, कृषि की समुचित व्यवस्था होती तो पलायन नहीं होता, और रोजी रोजगार के लिए तो यहाँ के लोगों को सोचना ही चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ की और एक समस्या है कि बाहर के लोग यहाँ CIT SPT एक्ट होने की वजह से पूरे झारखंड में बहुत ऐसे उद्योगपति हैं जिनको यहाँ कारखाना लगाने में असुविधा होती है। जब तक सरकार उसको अनुमति नहीं देती है तब तक यहाँ उद्योग नहीं लगते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, HEC हो गए, सेल हो गए, या बहुत और ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर सरकार के अनुमोदन से वो उद्योग बना है। टाटा हो गया। तो सरकार अगर चाहती है
तो यहाँ पर कारखाना खुलता है, जैसे गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट खुला हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि स्थानीय युवक युवतियों को जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी का अहर्ता रखते हैं, तो वैसे युवक युवतियों को सरकार को पहल करते हुए अधिकांश लोगों को नौकरी पर रखें, ताकि पढ़े लिखे युवक पलायन नहीं करें। साथ ही साथ जो मजदूर हमारे यहाँ से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी काम करने के लिए चले जाते हैं, तो वैसे मजदूरों के लिए भी अगर सरकार चाह ले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे मजदूरों को पलायन से रोका जा सकता है। इन सब 2-3 बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर अगर काम किया जा सके तो मुझे लगता है कि पलायन पर बहुत हद तक रोक लगाया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि उद्योग कारखाने अगर यहाँ खुलेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जैसे निर्मल जी ने कहा कि एसपीटी एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जो इस सब उद्योग कारखाने लगाने को रोकता है। तो इसमें दो तरह की बातें आ जाती है। देखिए, पलायन दो तरह से हो रहा है, एक स्वास्थ्य का पलायन हो रहा है, एक काम का पलायन हो रहा है, और एक शिक्षा का भी पलायन हो रहा है। 3 तरह का पलायन हो रहा है। तो स्वास्थ्य का पलायन जो हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य का कुछ अच्छा कहीं उसको बेटर दिखाना है तो बंगाल चले जाते हैं। यहाँ स्वास्थ्य के प्रति कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जिससे यहाँ के लोगों को यहीं पे उस स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिले? ऐसा मैंने कैसे लग रहा है आपको निर्मल जी? हाँ, दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जहाँ आपने एक बात कही इसमें कि एसपीटी एक बहुत सारी चीज़ों में बाधक बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि एसपीटी एक बाधक है। एसपीटी एक के रहते हुए आप देखिएगा दुमका में बहुत बड़ा डैम बनी हुई है। एसपीटी एक रहते हुए अडानी ने बहुत बड़ा पावर प्लांट खोल लिया है। एसपीटी एक रहते हुए यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत सारे जो विकास की चीज़ें हैं धरातल पर लागू हो गए हैं। एसपीटी एक विकास की चीज़ों में कहीं रोड़ा नहीं है, कहीं बाधक नहीं है, बशर्ते उस जमीन के मालिक को उसका जो समुचित जो भी मुआवजा होना चाहिए, मिलना चाहिए। उसको अगर पार्टनरशिप का बात हो रखा जाए, उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और रही बात पलायन की, रोजगार के लिए पलायन, शिक्षा के लिए पलायन या फिर स्वास्थ्य के लिए पलायन, ये निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज हमारे झारखंड में है। पूरे भारत में 40% खनिज संपदा तो हमारे भारत में है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या यहाँ उच्च स्तरीय हॉस्पिटल का स्थापना नहीं हो सकता है? क्या यहाँ अच्छे स्कूल नहीं बनाया जा सकता है? क्या यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कारखाना नहीं लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। एक अच्छी नियमावली, एक अच्छी सोच के साथ इसको अगर धरातल पर लागू किए तो कहीं कोई बाधक नहीं है, हो सकता है, एकदम हो सकता है। लेकिन है क्या, यहाँ 2 प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक हमारे यहाँ समस्या नहीं आती है तब तक हमको लगता है कि सारे लोग वैसे ही हैं, किसी के घर में समस्या नहीं है। जो भी यहाँ संपन्न लोग हैं, विशेष करके मैं तो कहूँगा जनप्रतिनिधि या उस प्रकार के लोग, अगर उनके घर के लोग बीमार होते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत होती है, तो खुद यहाँ से निकल करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर शिफ्ट कर जाते हैं या वहाँ अपना व्यवस्था देख लेते हैं। लेकिन गरीब के लिए तो वो हो नहीं पाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कुछ देर पहले कि यहाँ के डीसी साहब लगे हुए हैं यहाँ के समस्या को सुधारने के लिए, लेकिन एक सीमित संसाधन में वो क्या कर सकते हैं? जब भी अब देखिएगा छोटी मोटी घटनाएं होती है या बीमारी होती है तो पहले तो प्राथमिक हॉस्पिटल अपना प्रखंड में रेफर भी लाया जाता है। इसके बाद वहाँ से रेफर किया जाता है जिला से सीधा दुमका होता है। दुमका में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से फिर रांची। तो क्या एक उपराजधानी लेवल पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता है? पैसा की तो कमी नहीं है। क्या यहाँ उस प्रकार की स्कूल का स्थापना नहीं किया जा सकता है जहाँ के
जहाँ जनप्रतिनिधि के बच्चे भी पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े। मेरे कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में भी समानता लाई जानी चाहिए। जब तक हम इन सब चीज़ों में समानता नहीं लाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं कंपटीशन के लेवल पर भी हमें विचार करना चाहिए। आपका बच्चा पढ़े कहाँ? डीएवी में, मुंबई में। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जहाँ 10 शिक्षक की आवश्यकता है, जहाँ 5 शिक्षक की अवस्था है, वहाँ मात्र 2 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। जब कंपटीशन के बारी आते हैं तो आपका बच्चा और मेरा बच्चा एक टेबल पर परीक्षा लिखता है, बताइए कौन आगे होगा? इसलिए सबसे पहले तो व्यवस्था एक होनी चाहिए। जिस दिन व्यवस्था एक होगी उस दिन स्वास्थ्य की हालत भी सुधरेगी, उस दिन शिक्षा की हालत भी सुधरेगी, और सरकार चाहे तो यहाँ पलायन रोका जा सकता है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा निर्मल जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। अब थोड़ा सा हम लोग विषय को थोड़ा सा दूसरे ओर लेके जाते हैं। अभी पिछले विधानसभा का चुनाव पाकुड़ में हुआ, झारखंड में हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा लैंड जिहाद का आया। हम उस राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाते हैं, मेरा जाना भी नहीं है वहाँ हमको, लेकिन चूंकि आप लोग जुड़े हैं इससे, दानियल जी आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या ये लैंड जिहाद का मुद्दा क्या वास्तविक में सही है या ये एक राजनीतिक रंग है? ये देखिए, लैंड जिहाद को कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर लैंड जिहाद की जो बात होती है तो लोगों को लगता है कि लैंड जिहाद एक ही प्रकार से होता है। जो मुझे सुनने को मिला आज तक, लोग ऐसा मानते हैं कि आदिवासी युवतियों के साथ शादी करके उनकी जमीनों को हड़पना ही लैंड जिहाद माना जाता है। लेकिन सिर्फ वैसा नहीं है, इसके साथ साथ अभी अगर देखा जाए पूरे इस राज्य के परिदृश्य में कि पूर्व में आदिवासी रैयतों के पास जितनी जमीनें थी, निसंदेह कागज में तो उतना ही जमीन होगा, लेकिन वो आदिवासियों की जमीन क्या वास्तव में अब आदिवासियों के पास ही है या उन जमीनों पर किसी अन्य लोगों ने घर बना लिया है या कब्जा कर लिया है? तो इस पर सरकार को देखना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। ऐसे विषयों से चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो बचना चाहती है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। उसमें सभी राजनीतिक दलों के वोटर सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बड़ा विषय है। लेकिन ये कहना कि आदिवासी युवतियों से शादी करके सिर्फ आदिवासियों के जमीन को हड़पा जा रहा है, इसको मैं नहीं मानूंगा। मतलब आपको लगता है कि ये बिल्कुल राजनीतिक एक तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जी, और उसमें भी किसी खास समुदाय के लोगों को चिन्हित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, आदिवासी युवतियों के साथ शादी करके जमीनें को हड़पी जाती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ, जैसे निर्मल जी कह रहे थे कि CNT SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन किस रूप में हुआ है? दान पत्र के रूप में हुआ है, या तो उसको खरीदने बेचने का प्रावधान है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग कैसे यहाँ घर बना रहे हैं, तो इस पर चिंता का विषय है। लेकिन आज अगर यही सच बात कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति बोलते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने गलती की है, जो चीज़ नहीं करना चाहिए आपने वो किया है, तो इसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जमीनें आदिवासियों की छीनी जा रही है और धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन सीमित होती जा रही है। आज जितने भी शहर के अगल बगल वाला जमीन है, आप देख लीजिए, वहाँ की जमीनें, मुख्य सड़क के किनारे किनारे जो जमीनें हैं, वो अधिकांश जमीन आदिवासियों के हाथ से निकल गया है, और जो जमीन खेती का जमीन था उसका स्वरूप बदल गया है। वहाँ उद्योग खुल गए हैं, वहाँ कारखाने खुल गए हैं, वहाँ दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सरकार की इस पर नज़र नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए कि अगर वैसा कोई
गलती से भ्रम फैला के या लोभ लालच में किसी का अगर जमीन ले लिया है तो वैसे जमीनों को वापस करवाना चाहिए, क्योंकि ज़मीनें अगर कब्जा करता है तो अधिकांश दबंग किस्म के लोग, पैसे वाले लोग ही कब्जा करते हैं, और ज़मीन के मालिक जो होते हैं वो गरीब होते हैं, और गरीब लोग प्रतिकार नहीं कर पाते हैं या उनको कहाँ जाना है ये भी उनको जानकारी नहीं है। आप अधिकांश आदिवासियों को देखेंगे कि ज़मीनें तो बहुत हैं लेकिन उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि किसके पास जाने से वो उसके समस्या का निराकरण होगा, उनकी ज़मीनें कैसी बचाई जाएंगी। और यहाँ पर झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाने का भी डर सताता है कि पैसे वाले लोग झूठे मुकदमा करवा देते हैं। अंततः गरीब व्यक्ति थक हार कर अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जिस वजह से आदिवासियों की ज़मीन धीरे धीरे अपने हाथ से निकलती जा रही है। निर्मल जी, प्राय देखा जा रहा है कि विभिन्न समुदाय, कोई एक विशेष समुदाय नहीं, विभिन्न समुदायों के द्वारा आदिवासी युवतियों को से शादी करके उसका सांस्कृतिक परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को तूल सरकार भी दे रही है। सरकार के पास एक योजना है, अभी भी चल रही है, अंतर्जातीय विवाह योजना। जो लोग अंतर्जातीय विवाह संबंध को रचते हैं उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही रूढ़िवादी पारंपरिक तरीके से अपना जो भी जीवन शैली को जीते हुए आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो ध्वस्त हुआ है, और उसको कई कारण से, कई रूपों में हम देख सकते हैं। इस बात से हम एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं कि आदिवासी युवतियों का शादी हुआ है गैर आदिवासी समुदाय में, और कहीं ना कहीं उसका सांस्कृतिक या धार्मिक परिवर्तन हुआ है, और वो व्यक्तिगत लाभ के लिए हुआ है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आदिवासी को एक विशेष उपबन मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं उनका पहचान उनका जमीन से, पैतृक गांव से, पैतृक निवास से है। समय के साथ नियमावली में परिवर्तन होना चाहिए, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि अगर आपको जो समाज अच्छा ना लगे, आप उस समाज को त्याग करके जाते हैं, क्योंकि ये बालिग लड़कियों के संबंध में हम कह रहे हैं, नाबालिग के संबंध में नहीं। आप स्वतः अगर देख रहे हैं कि समाज मेरा, हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज को त्याग करके दूसरे समाज में जा रहे हैं, तो आपको उस समाज का अधिकार भी नहीं लेना चाहिए, और सरकार को भी उसके अनुरूप नियमावली बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार अभी तक क्या कर रही है कि जो भी लड़कियां शादी करके बाहर गई है उनका अब भी जाति मायके से बन रही है, और यही वजह है कि आज मुखिया या फिर जिला परिषद या फिर उस प्रकार का बहुत सारा पद पे आप देख सकते हैं कि वैसे लड़कियों को खड़ा किया गया है एक प्री प्लान के तहत, जो गैर आदिवासी में शादी किए हैं, और शादी करने के बाद उसको मुखिया या फिर जिला परिषद बनाया गया है। तो एक प्रकार से आप देखिएगा कि बैकग्राउंड रूप से, गोपनीय रूप से कहीं ना कहीं वो तो आरक्षण का हाईजैक हो रहा है। तो इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि आपने सरकार आदिवासी को बहुत सारा अधिकार दे दिया है, जमीन बचाने के लिए एसपी टैग दे दिया है, सांस्कृतिक बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों को संरक्षित करने के लिए आप बहुत सारे चीज़ों से उसको जोड़ के रखें। तो आप और एक नियम बना दीजिए, अगर कोई उस प्रकार का घटना को अंजाम देता है तो आप उसको उस कैटेगरी से बाहर कीजिए। और विशेष रूप से फिर मैं अपने समाज की ओर जाऊंगा कि आपको दूसरे समाज से भी सीखना होगा। दूसरे समाज के लोग आपके साथ आपको किस रूप में देख रहे हैं, वो आपको कहाँ तक तवज्जो दे रहे हैं, उनका इज्जत आपके सामने कहाँ तक है। क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि वैसे लड़कियों का शादी दूसरे समाज में हुआ है, उस लड़की से व्यक्तिगत रूप से उनको कोई ना कोई लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या आदिवासी समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे समाज के लड़की या लड़का से
व्यक्तिगत रूप का लाभ लेने के लिए उस शादी या वैवाहिक संबंध बनाए हैं, एकदम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बीच हैं और ये बहुतायत रूप में है। जिस प्रकार से आज हम आधुनिक दौर में जीने की जो प्रवृत्ति अपनाए हैं, उस प्रकार से हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं और जुड़ने के सिलसिले में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहले रूढ़िवादी परंपरा थी और ये परंपरा बहुत हद तक इसको बचा के रखी थी, लेकिन कट्टरता उसमें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सरकार के अभी के दौर में सरकार ने बहुत सारे चीज़ों में प्रतिबंध लगा दी है और जिसके वजह से बहुत सारे चीज़ आदिवासियों के जो अपनी परंपरा के अनुसार है वो सरकार के कानून के सामने नहीं टिक पा रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर उस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं उसके अनुरूप नियम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, जहाँ आदिवासी है वहाँ प्राकृति है, जहाँ आदिवासी और प्राकृति है वहाँ सभ्यता है। जिस दिन इस धरती से आदिवासी समाज का अस्तित्व विलीन होते जाएगा, उस दिन कहीं ना कहीं प्रकृति को भी नुकसान पहुँचेगा। और जहाँ आदिवासी और प्रकृति जो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का ह्रासमेट होगा, दोनों का अस्तित्व खतरा में होगा, उस दिन देखिएगा पूरा दुनिया का अस्तित्व अब को भी खतरा महसूस होने लगेगी। इसलिए चाहिए कि अगर प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी को बचाइए, आदिवासी को बचाइएगा तो प्रकृति बचेगा, और ये दोनों चीज़ बचेगा तो पूरे मानव सभ्यता बचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप दानियल जी, जैसे निर्मल जी ने कहा कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सामाजिक तौर पर इस माने एक जागरूकता की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर भी एक जागरूकता की जरूरत है और समाज के प्रति चिंतित व्यक्ति या समाज के प्रति चिंतित लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए और जागरूकता धीरे धीरे ही फैलता है। हम आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तो लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा कि हम अपने देश को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद करा पाएंगे। उसी प्रकार जब हम बिहार राज्य में हुआ करते थे और बिहार राज्य के रहते हुए जब हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य का आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, तो बहुत लोगों ने हंसा भी होगा। ये कोरा स्वप्न लोग देख रहे हैं, क्या बिहार से झारखंड अलग हो सकता है क्या? लेकिन अंततः वो संघर्ष काम आया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। तो मुझे लगता है कि अगर समाज के लोग एकजुट होकर समाज में इस तरह का अभियान चलाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता आएगी, और जागरूकता धीरे ही सही लेकिन एक दिन लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपनी आदिवासियत को पहचानेंगे, और तभी आदिवासी अस्तित्व बचेगा। और आदिवासी अस्तित्व बचने के साथ साथ बाकी जो हमारी उन्नति के रास्ते हैं वो भी प्रशस्त होगा और हम भी बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, जब तक कदम से कदम मिलाकर सभी समुदाय के साथ जब तक हमारा आदिवासी समुदाय नहीं चलेगा, हम विकसित भारत का सपना जो है हमारा वो पूरा नहीं हो सकता है। और हम जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु तब तक हम नहीं बन सकते जब समाज के निचले पायदान पर जो लोग रह रहे हैं, जब तक उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और क्या कहते हैं हर तरह का विकास, समुचित विकास जब तक उसका नहीं हो जाता है, निश्चित तौर पर हम भारत को वहां तक नहीं लेके जा सकते हैं और कल्पना नहीं कर सकते हैं। निर्मल जी, चूंकि आप संथाली के भी लेक्चरर हैं, आप समाज के को क्या एक संदेश देना चाहते हैं संथाली भाषा में ही दीजिए। दीपक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं संथाली का लेक्चरर हूँ और इसलिए मुझे अपने संवाद में संथाली भाषा को शामिल करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। थोड़ा सा संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है और झारखंड का द्वितीय राजभाषा में, इसलिए ज़रूरी है अपने संवाद में इस चीज़ को शामिल करना। बुहा को दिहिन बुझा हुई तबना और आयमा जिनिस नेल हुई तबना दुनिया रन होटे चीज हुई तबना
तीन हबी बाबू अकीलवा, तीन हबी बाबू बुद्धिया और एटा होड़ नेल करते बाबू चीदा उन हबी कहीं ना कहीं अब तायम को तहना और गयूर टपुर को तहना तीन अब जगह में जमी में जो जिनिस में उना जिनिस अब ठे में पासे एटा समाज रन ठे बनुआ मेनखान उनको तेहिन अब बो नेल को खान अड़ी मौज को जीवत होना पैसा टका गड्डी घोड़ा अब को ढेर किता को कारण तो मिनु निया कान गया चिदाजे उनको तो अकील कना और आधुनिकता साव को जुड़ाव कना उना जते तेहिन अकील अब ठे जरूरा उना साव सावते जगह जमी बंचाव जरूरा और आबवा भाषा से परसी जुदी बंचाव खाए हिंदी अंग्रेजी तीन बो चीदा उन के आबरन गिद्र आबवा गो परसी से ले जुड़ाव को दो को और उना साव सावते तेहिन एकेन सरकार बर्षा रे ये जीवत बाबू तहना नौकरी उडुका वैकेंसी उडुका पेरेजा जोतो हर एटा समाज रन बो नेल लखा जोतो नौकरी बर्षा दो बाकू लहा कना तीन बिजनेस से हो से आयमा ढेर नौकाना कमी नेल हुई तबना काटा दो आबू ते रोजगार बो नाम दाड़िया अपना जंगार बो तेंगु केटे दाड़िया जगह बई बई ते कमो का तबना आबू का तो चला हड़ मुडीरो कान के और ओक्ते सावते ताड़ाम हुई तबना उना येते जगह बाबू अखरिया अब भाषा से जुड़ाव होता है ना ओक्ते सावते अब जंगार तेंगु केटे जो लगे रोजगार अब तो वो व्यवस्था जो ना हुई दाड़े खा बिजनेस तीनों लेखना बिजनेस अब आड़े पासे में चला कना दुकान ईमान को नवा को नेल करते अब थोड़ा वो चीज में चेदा जे नवा क्षेत्र रे ग्राहक दो बाबू कान गया दुकानदार बाबू नवा तो नवा को ना ध्यान जरूर वो एम मा आज जरूर ध्यान वो एम लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस है वो लहा पैसा टका बुटे हजुआ अब जिंदगी हो सुधरो तबना अद नवा को लगे थोड़ा गान जतकन लहा अपना ठेक होगे बोय होगा और अपना रोड़ा को बोय होगा और एटा होड़ लगे मिटन प्रेरणा बो बिना उद्गो ना संदेश बो मापा बांगमा इन ताड़ाम दो कते नौका केदा और आपे हो नौका पे। चलिए बहुत धन्यवाद दानियल जी, आपसे भी हम चाहेंगे समाज के लिए कुछ संदेश संथाली में जरूर दें। तेहिन नवा चैनल होते ते आपे नवा चैनल नेल को सानाम बोझा मिश्रा को ठेइना आरोज जे आदिवासी संस्कृति बचाव लगित ते अब बुन जागवारों मा और इन साव संगते का कथा निर्मल बाबू मेन के उनका गे ओलो पढ़ा से लेका तबुन सेणा मा और ओलो पढ़ा सावते फेर व्यापार होबुन लहा मा चेदा जे नवा दुनिया रे नितो जनसंख्या अड़ी जस्ती बढ़ावना और उनका गे नवा आबो दिसम रहो आबो नवा राज रहो जनसंख्या बढ़ाव कना कंपटीशन अड़ी टफ चबायना उनाते अकील मरसाल बुद अकील हरिया माने दो नवा दो बांग कना जे सरकारी नौकरी के बुन चला दा जे सरकारी नौकरी तो अड़ी आट कम चबायना उना हिसाब ते हड़ अड़ी जस्ती बुन बढ़ावना अदो उना एते फेर व्यापार कारोबार बिजनेस रहो आबो बुन लहा इदा बुन नेले काना आबो को आडे पासे रे उनका आयमा समाज रन हड़ मिना पा को दो बिजनेस ते ढेर को सेणाव कना आयमा पैसा टका को कमाव कदा आबो हो उनको को नेल तुन चीद मा चे लेका मेला ठेला रे मेला जेन बुन चला कना बॉल टंडी रे बॉल गति नेल बुन चला कना उनका गी आबो आडे पासे रे ओका मोजा मिना उना को मोजा बुन अपनार मा और बढ़िया को बुन दिया का मा तबे आने गे आबो आदिवासी बुन लहा आ नवा लगित ते जतो हड़ मने मरु कते हुदिस ताबुन पे जे चिकाते आबो बुन ताइनम कना और चिकाते आबो बुन लहा दड़िया चिकाते आबो ऑन धन तबुन सेना दड़िया नवा को कुरुमुटु जुदी आबो निमित हड़ बुन गोटा लेखाय तबे निश्चित रूप से आबो हो बाकी हड़ को सला बुन तड़ाम दड़े क्या निया गया पे सलाम को ठेने बहुत बहुत धन्यवाद दानियल जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय छूट रहा था, आप लोग के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन से जरूर एक इस चैनल के माध्यम से मांग हो कि चूंकि यहाँ के युवक को देखा गया है कि फुटबॉल के प्रति बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, लेकिन जिले में उस तरह का कोई क्या कहते हैं ट्रेनिंग देने का कोई सुविधा एकेडमी नहीं है। तो आप लोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से एक मैसेज प्रशासन को, सरकार को जाए कि इस जिले में एक एकेडमी फुटबॉल का बहुत
अच्छे ढंग का वो खुले, ताकि यहाँ के जो युवक हैं, जो जितना इसका जुनून है, निश्चित तौर पर यहाँ से युवक जब निकलेंगे तो राज्य और देश के लिए खेलेंगे। ऐसा एक संदेश विशेष करके हमारे आदरणीय डीसी साहब, साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्रालय के जो भी हमारे मंत्री महोदय हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, इस क्षेत्र को देखते हुए यहाँ के लोग प्रतिभा से परिपूर्ण है। तीरंदाजी, इसके बाद एथलीट, इसके बाद फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभा रखते हैं। इनको अगर जरा सा भी दिशा दिया जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं डीसी साहब से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ एकेडमी खोलने का या विशेष प्रावधान के तहत यहाँ के लोगों की प्रतिभा को एक दिशा देने के लिए या तो एकेडमी खोलिए या फिर उस प्रकार का ट्रेनिंग कैंप लगाकर ट्रेनिंग दीजिए, ताकि यहाँ के लोग नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जा सके और इससे यहाँ के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले और यहाँ इस क्षेत्र का नाम भी रोशन हो। मैं ये यहाँ के डीसी साहब से निवेदन करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय उपायुक्त पाकुड़ से आग्रह करना चाहूँगा कि ये क्षेत्र फुटबॉल के खिलाड़ियों से भरा पड़ा है और यहाँ अगर पाकुड़ ज़िले में एक फुटबॉल एकेडमी खोल दिया जाए तो यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस प्रकार से टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर में है और वहाँ पर फुटबॉल के बहुत ऐसे खिलाड़ियों को वहाँ तराशा जाता है और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकुड़ ज़िले में भी एक फुटबॉल एकेडमी खोल दिया जाए तो यहाँ फुटबॉल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से उभरेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर उनको प्राप्त होगा। क्योंकि पूर्व में भी संसाधनों की कमी के बावजूद बहुत ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं जो अभी 60 वर्ष से उम्र को पार कर चुके हैं। वैसे लोग संसाधनों के अभाव में भी यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन किए थे और राज्य स्तरीय खेल में उन्होंने अपना जौहर दिखाया था। साथ ही साथ पाकुड़ ज़िले में साइकिलिंग, नेट बॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और बहुत तरह के खेल प्रतिभा यहाँ रखने वाले छात्र छात्राएं हैं, युवक युवतियाँ हैं। उन युवतियों को तराशने का एक बेहतर मौका यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में माननीय उपायुक्त महोदय को पहल करना चाहिए। और खेल अकादमी के बारे में मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक श्री हेमलाल मुर्मू जी से भी एक दिन चर्चा की थी कि यहाँ पर एक खेल अकादमी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटे छोटे टूर्नामेंट तो होते हैं लेकिन उन टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाने की वजह से यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाते हैं। क्योंकि प्रयास करने से सब कुछ होता है। मुझे याद है कि पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज जो बन रहा है, उस डिग्री कॉलेज में दीपक जी, मैं आपका भी नाम लेना चाहूँगा कि आप लोगों का भी सहयोग था, उसमें मैं भी सम्मिलित था और आपके साथ बहुत ऐसे युवा हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि इन लोगों के लगातार प्रयास से वो डिग्री कॉलेज आज बना और आने वाले समय में बहुत जल्द वो डिग्री कॉलेज यहाँ खुलने जा रहा है, जिससे यहाँ गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने में, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने में सुविधा होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का एक फुटबॉल एकेडमी यहाँ खोल दिया जाए तो यहाँ के गरीब खिलाड़ियों को खेलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आपने बहुत ही सार्थक चर्चा हमारे आदिवासी समुदाय का, जो कि आदिवासी नाम से ही लगता है कि जो सदियों से बसने वाला समुदाय, उस जाति का कैसे उत्थान हो, कैसे उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य का कैसे सुविधा उसको मिले, कैसे आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होनी चाहिए, इस सारे विषयों पर एक एक बारी बारी से हम लोगों ने चर्चा किया है। और निश्चित तौर पर आपकी जो चर्चा है वो लोगों में जाएगी और लोग इसको जरूर से इसको अपने आत्मसात करेंगे और इसका अच्छा प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा। आप लोग हमारे इस चैनल में आज पधारे, आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। देखते रहिए द देसी अंदाज।